नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 5 लेकर के हम आ चुके हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है, जिसमें आपको सभी चैप्टर से मिला हुआ प्रश्न मिलेगा जो आपके न्यू सिलेबस बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके पहले आपको जो है यहाँ पे भूगोल का जो है PDF कंप्लीट कर दिया गया है। JCERT जैक की किताब से, झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम से आप यहाँ से PDF लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट सेशन को चल रहे हैं, और इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा कंप्लीट क्लास, जो कि होगा जैक मॉडल टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। तो उसमें आप सभी कोई अवश्य जुड़ेंगे, और एक चलेगा कंप्लीट क्लास जिसमें सभी का मिक्सअप होगा। तो अभी बहुत सारी क्लासेस चलेगी, आप सिर्फ जुड़ जाइए। अगर पीछे से भी अभी भी आप जुड़ रहे हैं तो आपको समझिए यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। आप उससे कम समय में तैयारी करके अच्छे अंक ला लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी अभी देखने के बाद अवश्य जुड़ने का प्रयास कीजिए और जुड़ करके तैयारी कीजिए। सिर्फ 30 दिनों में भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो वायुमंडल की किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडल की परत तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। वायुमंडल की परत से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा 100% गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। तो परत को देख लीजिएगा। जो नहीं देख पा रहे हैं, वायुमंडल की परत से सारे आने वाले प्रश्नों का PDF बनकर तैयार है, आप यहाँ से लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो किताब से देख लीजिएगा, परत से एक प्रश्न रहेगा। तो वायुमंडल की परत में हम सबसे निचली परत को जो जानते हैं उसमें 6 मंडल चलते हैं, फिर सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो सभी घटनाएं हम लोग या सभी यानी जीवन संबंधित सभी घटनाएं जो होती है वो कहाँ पर घटित होती है। देखिए, वो घटित होती है 6 मंडल में, ठीक है। 6 मंडल में घटित होती है। तो वायुमंडल किस परत में हम सांस ले पाएंगे? तो 6 मंडल ही तो है जहाँ पे मानव का अस्तित्व है, तो ये 6 मंडल में आपका है, ठीक है। वायुमंडल को परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदब क्या होते जाता है। देखिए, वायुमंडल की जो परत है, पहली हो गई यहाँ पे 6 वायुमंडल की पहली परत, यहाँ सबसे निचले परत 6 मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, ओजोन मंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल कहते हैं हम लोग, ठीक है। 5 परतों में बांटा गया है। तो जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वायुदाब घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। तो यही पूछा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स पढ़नी है तो आप यहाँ से नोट्स लेके पढ़ लीजिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जहाँ पर आपको जो प्रश्न है उसी का खाली डिटेल्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पूरे डिटेल्स, थ्योरी और साथ में ऑब्जेक्टिव और साथ में ट्रिकी, सब कुछ बना के तैयार हम कर दिए हैं। JCERT का हैंड रिटेन नोट्स आप यहाँ से लेकर के PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा। सिर्फ 500 रुपये में आप तैयारी यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कभी लेकर पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसीय आवरण फैली हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। महासागरीय जल में कितनी प्रकार की गति होती है? महासागरीय जल होता है, उसमें कितनी प्रकार की गति होती है? तरंग गति, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, सभी। तो महासागरीय जल में तरंग गति भी उत्पन्न होती है, ज्वार भाटा भी आते हैं, महासागरीय धाराएं भी उत्पन्न होती है। यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सब सभी महासागरीय जल में गति देखने को मिलती है। सुनामी के बारे में क्या सत्य है? देखिए, सुनामी से एक प्रश्न रहेंगे, सुनामी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप सभी को। ये उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ 2017 में, आपके झारखंड में भी आने वाले हैं।
अधिक ऊंचाई तक ज्वारीय तरंग उठने के कारण सुनामी उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। जब समुद्र की लहरें अत्यधिक ऊंचाई पर उठती है तो उस समय क्या होता है, बहुत अधिक तीव्र वेग से हवाएं, धाराएं, पानी सभी कुछ बहते हैं और ये सुनामी का रूप लेता है। ठीक है। दिसंबर 2004 ईस्वी में हिंद महासागर में अब तक का सबसे विशाल सुनामी आया है। सुनामी कब आया था? दिसंबर 2004 ईस्वी में। ठीक है। इसी सुनामी के कारण यहाँ पर जो है आपको सबसे विशाल सुनामी माना गया था, बहुत जन धन की हानि हुई थी। सुनामी के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान एवं निकोबार समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, बिल्कुल है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये तो डूब गया था। ठीक है, तो ये सुनामी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। राइट आंसर डी सभी होंगे, इसके सभी फैक्ट सही हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया, उत्तरी मध्य एशिया या कहाँ पर है? इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए दक्षिण मध्य एशिया है। आते हैं यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। दक्षिण मध्य एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं और वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा या उपरोक्त सभी। ठीक है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए, जनसंख्या वहीं पे निर्भर करती है, जनसंख्या ज़्यादा वहीं पे होती है जहाँ पर सारी सुविधाएं उनके अनुरूप मिल रही होती है। ठीक है, तो स्थलाकृति यानी जिस प्रकार की स्थलाकृति होगी, अगर उपजाऊ मैदान है तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या होगी। जलवायु, अच्छी जलवायु हो, सभी चीज़ अच्छे मात्रा मिले, वहाँ पे अधिक जनसंख्या होगी। मृदा, मिट्टी हो तो वहाँ पे किसान खेती अच्छा से करेंगे, जनसंख्या अधिक होगी। यानी राइट आंसर डी होगा। यानी जनसंख्या को प्रभावित करने में स्थलाकृति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जलवायु भी रखती है और मृदा भी रखती है। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। मक्का किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? मक्का किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? एच टेट 2016, पी टेट 2013 में आया था। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या सभी। ठीक है, एक चीज़ याद रख लीजिएगा आप सभी को, अगर आप सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के तैयारी में हैं तो फसल से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, इसको आप कन्फर्म हो लीजिएगा। ठीक है, फसल के अंतर्गत। अब देखिए, फसल के अंतर्गत जब आपको एक प्रश्न रहेगा तो फसल के अंतर्गत सभी चीज़ों को हमने ट्रिक के माध्यम से इस तरह से नोट्स बना के आपको दिया है कि फसल से जो प्रश्न आएगा वो छूटेगा ही नहीं, एकदम कन्फर्म रहिएगा आप। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को PDF नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो मक्का किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, तो 3 गो तो आपको पढ़ना ही है। पहला हम लोग पढ़ते हैं खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। पढ़ लीजिएगा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल यही है। इसी में से पूछा है कि किस प्रकार का है, तो खरीफ फसल जो होता है ये आपको रबी फसल जो होता है याद रखिएगा, रबी फसल के लिए याद रखिएगा, रबी फसल में याद रखिएगा रबी फसल रन में, रबी फसल रन में। ठीक है, यानी रबी फसल रन में, मतलब नवंबर में बोया जाता है, मतलब मार्च में काटा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा भोजन होता है रबी फसल में, तो र है, यानी रात को खाए जाने वाला भोजन। ठीक है, रात को खाए जाने वाला भोजन। तो रात में हम लोग आलू लेंगे। ठीक है, सब्जी के रूप में हो गया, आलू हो गया। उसके बाद मटर ले सकते हैं हम लोग, मटर ले सकते हैं हम लोग, चना ले सकते हैं हम लोग, चना ले सकते हैं। ठीक है, तो रात के खाए जाने वाला भोजन में जो यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रबी फसल हो गया, अब खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जो होता है वो जस में होता है। क्या होता है? जस में। जस मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें कौन कौन फसल आता है तो याद रखिएगा, ध और बासमती ना, बासमती के 3 मूंगफली खा। ठीक है, खा से याद रखिएगा, खरीफ फसल, खा से याद रख लीजिएगा खरीफ फसल। और ध से इसमें कौन कौन फसल होता है खरीफ फसल में। ठीक है, तो ध से धान, अर से अरहर और यहाँ पर बासमती है। ठीक है, तो बा से बाजरा। ठीक है, और म से मक्का और ती से तिल, के मूंगफली, उ से उड़द, ख से खरीफ फसल। ये सभी फसल इसमें होते हैं। तो धर बासमतिया के 3 मूंगफली खा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मोटे अनाज में शामिल है, मोटे अनाज में कौन शामिल है? मक्का, ज्वार, बाजरा या सभी। ठीक है, तो मोटे अनाज जो चोकर युक्त मोटा अनाज जिसको हम लोग कहते हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, ये सभी
मोटे अनाज में आते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। पंजाब टेट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? झारखंड टेट में भी आया, यूपी टेट में भी आया, सीजी टेट में भी आया। कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? काली, दोमट, जलोढ़ या सभी? तो कपास, क से कपास और क से काली, याद रखिएगा, क से कपास, क से काली, ठीक है। और देखिए यहाँ से तो एक प्रश्न रहता ही है काली मिट्टी से, एक प्रश्न इसी में पूछा जाता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी को अन्य जो है वो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करके चले जाइएगा, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? भारी वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हरियाणा टेट 2019 से पूछा था। वन उगते हैं, घास स्थल उगते हैं या टुंड्रा या सभी, ठीक है। तो जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर वन प्रकार के वनस्पतियाँ उगती है, वहाँ पर वन उत्पन्न होते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उगाई जाती है? सीजी टेट में आया हुआ था 2018 में। सामान्य, जहाँ पर सामान्य वर्षा, नॉर्मल वर्षा होती है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होती है? वन होती है, घास स्थल होता है, टुंड्रा होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में घास स्थल ज़्यादा उगाते हैं, तो यहाँ पे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल उगते हैं। शीत या ध्रुवीय प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शीत या ध्रुवीय प्रदेश में भारी वर्षा वाला क्षेत्र में वन, सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र में घास स्थल, और शीत या ध्रुवीय प्रदेश में जो उगेगी वो टुंड्रा होगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, दो जगह कन्फ्यूजन आपको होता है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन तो आपको हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस। तो वायुमंडल का चार्ट देखिए अलग है, उसका चार्ट इस प्रकार से बना हुआ है वायुमंडल के लिए। ये है नाइट्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन, और 1% में अन्य गैसें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वायुमंडल की चार्ट है। लेकिन पृथ्वी की परत मतलब अंदर की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पर आपको भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड मिलता है, तो वहाँ पर कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? प्रश्न भी पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, क्या है? ओसिला एलोकैस, ठीक है। तो ओ से पहले ऑक्सीजन है, सबसे पहला तत्व पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। फिर सिल्ला में सी से है सिलिकॉन, ठीक है, एलो से एल्युमिनियम। तो इस तरह से तो सबसे अधिक अगर धातु में पूछेगा तो सिलिकॉन, तत्व में पूछेगा तो ऑक्सीजन, तीसरे में पूछेगा तो एल्युमिनियम। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत क्रम इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। क्या है? देखिए यहाँ पे हमने जो बोला था वही चीज़ है, ओ सिला एलो, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन, सिला में सी से सिलिकॉन, एसआई धातु, एलो से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु, ठीक है। तो तत्व के रूप में पूछा जाएगा सबसे अधिक तो ऑक्सीजन, और धातु कौन पहला धातु है? तो सिलिकॉन बोलना है आपको, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का जो प्रतिशत होगा वो ऑक्सीजन होगा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो होगा वो सिलिकॉन होगा, और तीसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु जो होगा वो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। चलिए, मेटल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? तो भूपरपट्टी, क्रोड और निकल। सबसे पहले हमको पृथ्वी की 3 परत में बांटा गया है। सबसे जो है ऊपरी परत है हम लोग को कहते हैं उसको भूपरपट्टी कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा मेंटल के नीचे वाली परत, तो मेंटल के नीचे वाली परत क्रोड है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड को बहुत अच्छी तरह से इसका जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत हमने बना दिया है। आपको सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से जुड़ करके तैयारी करने का, और साथ में यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सुविधा मिलती रहेगी, और आपका 100% यहाँ से जेटेट एक बार में ही निकलने वाला है, ठीक है। तो आप सभी JCERT के हैंड रिटेन नोट्स पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी की सबसे निचली परत या अंतिम परत का नाम क्या है? पृथ्वी की सबसे निचली परत या अंतिम परत का नाम क्या है? यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा भूपरपट्टी है, मेंटल है, क्रोड या जिसको कोड कहते हैं, या कोई नहीं, ठीक है।
तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपटपट्टी, उससे नीचे यानी बीच वाली परत को मेंटल, और सबसे नीचे निचली परत या अंतिम परत को क्रोड या कोर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे निचली परत का नाम पूछा गया था, आप उसको क्रोड करेंगे। क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है? पंजाब टेट 2022 से पूछा गया है कि क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है, निकेल, फेरस, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की जो परत है उसके लिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, भूपटपट्टी है, फिर मेंटल है और फिर क्रोड है। ठीक है, इसमें कैसे तत्व पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है, पहले वाले में सियाल है, दूसरे वाले में सीमा है और तीसरे वाले में नीफे है। यहाँ से जेटेट में भी आपका प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, निकल के सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, तो ऊपर भूपटपट्टी में सियाल है और मेंटल में सीमा है और क्रोड में नीफे है। ठीक है, क्रोड में नीफे है। तो सियाल में SI का मतलब सिलिकॉन और AL का मतलब एल्युमिनियम, यानी भूपटपट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और यहाँ पर अगर मेंटल में देखिएगा तो सीमा, सीमा मतलब SI से सिलिकॉन और M से मैग्नीशियम, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीफे, नीफे NI से निकेल हो गया, NI से निकेल, और Fe से फेरस, लोहा हो गया। ठीक है, तो निकेल और फेरस पाया जाता है क्रोड में। तो क्रोड में कौन सा तत्व है, निकेल, फेरस? तो पहला A है निकेल और दूसरा है फेरस और तीसरा है दोनों A और B। तो C आंसर होगा, A और B दोनों। ठीक है, दोनों को याद रख लीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? हरियाणा टेट और बिहार टेट 2024-2012 का प्रश्न। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? देखिए यहाँ पे एक दो डेट याद रखिएगा आप लोग को, 3 जनवरी एक होता है और एक 4 जुलाई होता है, जिसमें उपसौर और अपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को जैसा अनुभव होता है कि गर्मी के दिन में हम लोग को लगता है कि सूर्य भगवान सबसे नज़दीक आ गए हैं, जिससे हमको ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ऐसा मैंने एक अनुभव हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है, 3 जनवरी की घटना को याद रखना है। ठीक है, ये ठंडा, जब आपको गर्मी जैसा लगता है तो आपको लगता है कि सूर्य सबसे नज़दीक है, तो आप याद रखिएगा इसका जस्ट उल्टा आपको मारना है, यानी ठंडा में, यानी 3 जनवरी को सबसे निकट होते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होता है? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई या 22 दिसंबर। तो इसी केस में आपको याद रखना है कि गर्मी के दिन में लगता है कि सूर्य भगवान इतना नज़दीक आ गया कि हमको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो जस्ट उल्टा होता है, इस समय यह सबसे दूर होते हैं, इसलिए 4 जुलाई की घटना को याद रखना है। राइट आंसर C होगा। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी, 21 जून, 22 दिसंबर या 4 जुलाई। उपसौर से देखिए, ऐसी देखने से ही आपको पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन को पकड़ना है, उपसौर हम लोग कैसे लिखते हैं, उ प सौर, उप, ये क्या लग रहा है, 3, तो 3 जनवरी याद रख लीजिएगा। ठीक है, 3 जनवरी राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 3 जनवरी है, तो अगला क्या है, 4 जुलाई है। ठीक है, तो 4 जुलाई अपसौर हो जाएगा। क्लियर। रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए हम केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और कम प्रश्न करवा रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। कम प्रश्न पढ़ के आपको निकालना है कि अधिक प्रश्न के पढ़ के ग्रंथ पढ़ते रहना है, आपको डिसाइड करना है। अगर कम पढ़ के निकालना है तो JCERT जैक का सब नोट्स और उसका PDF वीडियो देख लीजिए, एक लाइन से आपको हम सजा करके दे देंगे, वहाँ से 101% पास होने की हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर, ये कल्चर वाली सभी चीज़ें आपको JCERT किताब दी गई, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा। ठीक है, तो अब देखिए एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर हम लोग कृषि कहते हैं, तो एग्रीकल्चर का संबंध कृषि कार्य से है। पिसिकल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो पिसिकल्चर जो है पिसने वाली चीज़ें, ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और फ्लोरिकल्चर किससे जुड़ा है, फ्लोरी में फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, फूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप एक एक करके जब याद कर लीजिएगा तो यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो रेशम मतलब सेरीकल्चर से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर C होगा। फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कि फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर या कोई नहीं। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, फूलों का उत्पादन, विटिकल्चर द्राक्षस और अंगूरों से जुड़ा हुआ है या कोई नहीं। तो आपको फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर, फूल फ्लावर होता है, फ्लावर माने
फ्लोरी याद रखिएगा, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2014 में आया हुआ था, ठीक है। शहद का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? पंजाब टेट 2018 में था। विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, विटीकल्चर मतलब विटी मतलब देखिए द्राक्षा सौ अंगूर होता है, अंगूर के उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर, फ्लो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर, एप माने शहद या मधु होता है, तो यहाँ पर शहद से एपीकल्चर जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं, ठीक है। तो धान के लिए जो अधिक उत्पादन होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है, तो उसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सभी, ठीक है। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको बताना है यहाँ पे। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया ये सभी। अगर देश की हम बात करते हैं तो वहाँ पर चला जाएगा चीन में। चीन में चावल का सबसे अधिक है, ठीक है। इस तरह से आप जुड़ करके यहाँ पर डेली अभी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो आपको देखिए हिस्ट्री सेशन भी टोटल टॉपिक बन गया, ज्योग्राफी भी बन गया है, पॉलिटिकल भी बन गया। अब हम लोग सबका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लगभग 5 से 10 प्रैक्टिस सेट सभी का करेंगे। उसके बाद आपको इसका कंप्लीट क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी मिक्सअप रहेंगे सामाजिक विज्ञान भाषा शिक्षक के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज इसका शुरू किया जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको इसमें किसी भी प्रकार के लेकिन परंतु नहीं होगा कि आप 70% एग्जाम में नहीं लाने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको ज़रूर मार्क्स आ जाएंगे। तो आप सभी कोई अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या गलत जगह जुड़ गए हैं या जुड़ के भी पढ़ रहे हैं, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। सबसे चीप रेट में आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी 500 रुपये में पढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा छोड़ के हम सारी चीज़ें का नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप सभी देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।